हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट आ चुका है। आप इंडिविजुअली और रैंक वाइज अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब जो आपके रिजल्ट में ये रिजल्ट के साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए आपका व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आप करना है, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन और डीवी के जो भी इसमें रूल्स दिए गए होंगे, ठीक है, और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर वो सब आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आप नोटिस देख सकती हैं 15 दिन को आया, तो ऑलमोस्ट ये 16 को अपलोड हुआ था। ठीक है, और एम सी आर का जैसे कि आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को एग्जाम, 26 से लेकर 28 के बीच में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसके आधार पे ये सब नोट, ये आपकी जो लिस्ट है ये दी गई है, और ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बेस्ड अपॉन द एप्लीकेशन इज क्लॉज एडवर्टाइजमेंट नोटिस इन द फॉलोइंग लिस्ट द रोल नंबर वाइज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि जो आपकी लिस्ट है रोल नंबर वाइज, जैसे आप देख सकते हो 43 के बाद 67 आया, फिर 132 लाइक दैट। ठीक है, रैंक आप देख सकते हो, रैंक आपको यहाँ पे राइट साइड में दी गई है। ठीक है, बिल्कुल मैं इसकी यहाँ पे देख सकते हो, एक ये डब्ल्यू कैंडिडेट की 1088 रैंक आई है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में आया हुआ कि भाई किस पोस्ट पे कितने बंदे लिए गए हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे अभी पोस्ट एग्जैक्ट नहीं दिमाग में आ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू इस हिसाब से भी कह सकते हो, मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा वाला एक इशू चल रहा था। ठीक है, जो कि एम्स ने रिजॉल्व नहीं किया है ना, कि मतलब की बहुत सी पोस्ट है जिसमें बी फार्मा एलिजिबल थे, लेकिन वहाँ पे एक बी फार्मा का नाम नहीं लिखा था। और जैसे कि एम्स दिल्ली में बी फार्मा को फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल मांगा। ठीक है, बट डी फार्मा के साथ साथ बी फार्मा को भी एलिजिबल मांगा। ठीक है, बट और सारी एम्स में नहीं माना। ठीक है, सीआरपीएफ में भी मांगा गया, सीआरपीएफ में माना गया। ठीक है, और एक वो कहते हैं ईएसआईसी में भी, ईएसआईसी की सभी जगह का माना गया। ठीक है, पर एम्स में थोड़ा भेदभाव हुआ कि दिल्ली ने माना है, बाकी सबने नहीं माना। बट ये ऐसा क्यों हुआ, दैट इज टू बी, मेरे ख्याल से तो केवल एक टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर क्यों कहूँ, क्लरिकल एरर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम इस बात को यहाँ पे फिलहाल छोड़ते हैं, अपने जो रिजल्ट की तरफ बात करते हैं, डीवी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो कुछ इस हिसाब से आप अपना रोल नंबर फिल्टर आउट करके अपना रैंक, ठीक है, अपना रोल, अपना नाम, ठीक है, अपना कितने नंबर आपने गेन किया 400 में से, तो वो सब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आपको नेगेटिव मार्क्स कितने किए हैं आपने, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आप इंडिविजुअली, जो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, तो उस पर जाके अपना इंडिविजुअल रिजल्ट लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे क्या करना है। और जिन लोगों की रैंक नहीं शो कर रही है उनके लिए भी मैंने उसमें प्रोसेस बताया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उनका दो रीज़न है। ठीक है, उन दो में से आपका एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ है जिसमें इतने सारे लोग कैंडिडेट सेलेक्टेड है। अब जैसे कि यहाँ पीडब्ल्यूडी वाला, तो पीडब्ल्यूडी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक रैंक क्या है, 101280। ये मेरे ख्याल से भी मैंने सबसे हाईएस्ट देखिए, 1280, 1280, 1280। मैं ऐसे करके इसमें फिल्टर आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से जैसे कि एम्स दिल्ली पे बहुत से लोगों ने डाला हुआ, तो उसमें ये सब कंबाइंड है। तो इस चीज़ का पता नहीं लग सकता कि मतलब कितने लोग एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि कितने पे कितने हैं। और दूसरा ये भी है, चलिए भाई, बहुत बंदे सेलेक्ट किए हैं, बहुत बंदे। ठीक है, सीधी सी बात है, 1200, अभी तो 1280 रैंक तो मैंने अभी देखी। तो ये मान के चलो 1280 कैंडिडेट की तो लिस्ट होगी। ये देखो, ये रहा नेक्स्ट था 1281, 1281 कहाँ गया, अभी मैंने देखा 1281, ये रहा, ये बंदा है, यूआर का है, इसकी 1281 रैंक है। 1281 रैंक है, और इसके 128 नंबर पे। वाह, अमेजिंग। 1281 रैंक मतलब 128 नंबर पे, मतलब मैं जस्ट बाउंस हो बच गया यार। हाँ, 1281, 1281। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें हाईएस्ट रैंक कितनी की है। मेरे ख्याल से ये मैंने 1281 लास्ट ही देखा है। ठीक है, 1281, 1281। ठीक है, 1287, 1287 ये गई है एसटी के। बताओ, 1281 रैंक पे यूआर वाले, यूआर कैंडिडेट का, अनरिजर्व कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, डीवी के लिए, दैट टू गुड। और 1287 पे एसटी का। तो ऐसा है ना, देखो बस नो, अब जैसे कि इसमें जो रैंक फर्स्ट गई होगी, तो मुझे जहाँ तक है, मैंने अभी देखा नहीं है रैंक वन वाले को। ठीक है, मैं अगर, लेकिन मैं प्रिटी श्योर कह सकता हूँ 99% चांस है ओबीसी कैंडिडेट होगा। क्योंकि पिछले लास्ट अगर एक दो रिजल्ट देख लो, पर आई एम रॉन्ग, मैं यहाँ पे खुद बोल रहा हूँ आई एम रॉन्ग। जो रैंक वन कैंडिडेट आ रही है वो यू आर, बहुत अच्छी बात है, लगभग 2-3 रिजल्ट के बाद रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो ये जो इसकी रैंक वन है उसकी 311 नंबर है। मतलब अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो नंबर है 400 में से, वो 311 आए हैं। तो जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अपडेट मिल रही होगी कि ये बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई हाईएस्ट नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट है 400 में से 311। ठीक है, अब बात रही लोवेस्ट की, तो ये कैटेगरी के हिसाब से डिविजिबल है। अब अभी आपने एक देखा था 128 नंबर थे, जो यूआर का कैंडिडेट था, वो भी सिलेक्ट हुआ है 1280 यानी 81 रैंक पे। ठीक है, तो वो भी पर्सन है, तो वो भी चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 120 नंबर पे भी एक यूआर का कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, पर ये पीडब्ल्यूडी में है, पीडब्ल्यूडी में है। और 120 पे, 120, 120, 120, 120, 120, इससे कम दिख रहा है, इससे कम नंबर मुझे तो 120 से नीचे भी नहीं दिखे। 1111, 121, ये यूआर कैंडिडेट है फीमेल, पर ये भी पीडब्ल्यूडी है, नहीं पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है, यहाँ पे 167 है। मेरे ख्याल से पीडब्ल्यूडी की रैंक कम गई है, इसी हिसाब से है। तो वो रिलीफ तो सभी को मिलता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लेते हो, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, तो इसको उसको ये भी बेनिफिट मिला है और ये भी बेनिफिट मिला है, दो दो मिले हैं बेनिफिट। ठीक है,
और लाइक दैट जैसे कि ओबीसी को मिला है यहाँ पे। अभी जैसे ऊपर एक एसटी कैंडिडेट को था, तो जैसे कह सकते हैं ये 120 पे सेलेक्ट हुआ है, 120 पे भी ये दूसरा बंदा है, पर इसकी रैंक अलग है, इसकी रैंक है 1306। तो गाइस हमारा नंबर अपडेट हो चुका है 1306, 1306 ही है ना, 1306 कैंडिडेट इसमें लगभग सेलेक्ट मतलब रैंक तक गए हैं। पर इसमें ये टोटल 1306 नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखो जो रैंक बनी है, रैंक तो आपकी जो नंबर आते हैं उसी के आधार पर बनती है, पर जो शॉर्ट लिस्टेड होती है ना वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से, और सब कैटेगरी जो होती है जैसे पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो ये केवल एसटी पे 129 कैंडिडेट में 1272 पे ये बंदा कैंडिडेट है, ठीक है। तो दैट इज टू बी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है। एक रफ आइडिया लग सकता है, जैसे अभी देख सकते हो 149 पे, ये 1209 पे है, 149 1218 पे, ठीक है, 145 नंबर, ठीक है, 1218 है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, आप लोगों को भी चीज़ ऑड लगी हो तो मुझे बताना, एक सेकंड। 1200 1280, अरे यार क्या हो रहा है, 1280 एस टी कैंडिडेट 128 नंबर गेन कर रहा है, ठीक है। और अभी क्या था, 1287, हाँ 1287, ये एस टी कैंडिडेट 126 नंबर पे है, 126 और 128, वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस ही था, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ था, इसलिए मैंने कहा एक बार चेक करूँ। चलो चलते हैं, ये सब छोड़ते हैं नाम का था। अब देखो ये साफ साफ लिखा है, पहले बार नोटिस वाई नोटिस में पढ़ता चला जाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये क्या है, द रिजल्ट इज प्रोविजनल, अभी जितने भी इस पे सिलेक्टेड हुए हैं लिस्ट के सारे प्रोविजनल है, ठीक है। दूसरी बात, द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड बेस्ड अपॉन द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोस्ट विदाउट एनी स्क्रीनिंग देयर एलिजिबिलिटी। अब ये ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन का इशू हो, आपकी जो अप्लाइंग हो तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया हो, ठीक है, या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ भी इशू हो सकता है। तो अभी उन्होंने कहा कि हमने आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखे, तो अभी ये कंप्लीटली प्रोविजनल, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो जो इसकी जो डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी थी वो 7/1/2025 थी, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मतलब 7/1/2025 तक जिसका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आ चुके होंगे तो वही वैलिड होगा, उसके बाद का नहीं होगा। द लिस्ट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रोवाइडेड 8 टाइम्स द कैटेगरी वाइज सीट, ठीक है, एडवाइस नोटिस। देखो अभी जो हमें डाउट था कि भाई कितने गुना लिए गए, तो वो नहीं क्लियर हो पा रहा था, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि 8 गुना लिए गए, ठीक है, कैटेगरी वाइज जो सीट थी जो नोटिस में दी गई है उसके 8 गुना। तो इस ये भी चीज़ बहुत अच्छा है, इज सब्सिक्वेंट द एडम एज पर द प्रिस्क्राइब द स्कीम इन द एग्जामिनेशन, ठीक। द लिस्ट डज नॉट अ गारंटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ये लिस्ट गारंटेड नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या हो गया है, ठीक है। दैट इज टू बी कंप्लीटली प्रोविजनल, ये पहली लाइन ही थी, ठीक है। ऑल टाइप केसेस में, जैसे कि बहुत सा एग्जाम्पल अभी मैंने देखा था कि एक दो पर्सन के 120 नंबर थे पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। तो ऑल टाइप केसेस हैज बीन रिजॉल्व एज पर द published criteria, ठीक है। ऑल टाइप केसेस विद द लास्ट कैंडिडेट called for the exercise of choice in respect for the category has been included in the this list। देखो इनका कहना है जो लास्ट कैंडिडेट का मतलब ये है जैसे जिसकी एज है ना, ग्रुप वो बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है, तो उसको कंसीडर पहले किया जाएगा, लास्ट होगा। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको जो इसके रूल्स एंड टाई केसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, ऑफिशियल नोटिस है मेरे पास टाई केसेस का, ठीक है। फॉर द पोस्ट फॉर रिजर्व ऑफ पीडब्ल्यूडी, जो पीडब्ल्यूडी के लिए कैटेगरी में जो पोस्ट रिजर्व है, तो ऑल द क्वालिफाइड अंडर दिस कैटेगरी हैज बीन इंक्लूड इन द लिस्ट। all other cases the candidate under the purely called as per the prescribed published qualifying criteria in respect to the category into point 3 above, ठीक है। तो जो भी आपके पब्लिश जो भी है सब जैसे 3 पॉइंट दिए गए वो भी सब आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। द ऑल पीडब्ल्यू कैटेगरी आर द सब्जेक्ट टू सुटेबल एंड द फिटनेस बाय द मेडिकल बोर्ड एंड कंस्टिट्यूटेड बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट इज ऑलवेज द सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी इररेस्पेक्ट ऑफ एलोकेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल एक चीज बता दूं, यहाँ पे जैसे कि जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट सुटेबल एंड फिटनेस बाय द मेडिकल बोर्ड आपका किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपने दिया है वो सर्टिफिकेट पेटेंट है, उसको एकदम एग्जामिनेशन भी आपको किया जाएगा मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तभी आपका चीज हो गया। नेक्स्ट, तो ऑल द कैंडिडेट आर मस्ट बी रिलेवेंट सर्टिफिकेट रेडी इन द हैंड एज पर द डीआरए, ठीक है, एज पर द ऑन द क्लोजिंग डेट एंड कैन बी सबमिटेड एंड व्हेन द रिक्वायर्ड टू बी कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो इनका कहने का मतलब डीआरए एज पर द डीआरए वैलिड के जो अकॉर्डिंग जो डेट ये फाइनलाइज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब क्लोजिंग डेट तक आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे इन रिक्वायर्ड कैटेगरी वाला जो सीन है वो, ठीक है। तो सीधी सी बात है जो मैंने आपको कहा कि जैसे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके रेडी होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी सुटेबल ऑन देयर डैशबोर्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आपको रिजल्ट आपको अपने मार्क्स कैसे शो करने हैं, चेक करने हैं, ठीक है, और अपना रिजल्ट डाउनलोड करके रख लेना, तो वो इसीलिए बताया कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे, और जैसे कि इसमें कहा गया। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है यहाँ पे, ऑल द कैंडिडेट मस्ट बी एक्सरसाइज देयर चॉइस, ठीक है, ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस फॉर द ईच ग्रुप, ठीक है।
तो ये आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मतलब आपको इंस्टीट्यूशन चूज करने को मिलेगा कि जैसे कि आप एम्स दिल्ली को फर्स्ट प्रेफर करेंगे, ठीक है, ईएसआईसी बिहार को सेकंड करेंगे, तो इट इज योर चॉइस, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो एलिजिबल जो डेट है वो दी जाएगी, सॉरी ठीक है बड़ी जोर से, है ना, ये आपकी 25 से लेकर 31 तक के बीच में होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आपको एक नोटिस फिर भी आएगा तो वो मैं आपको खुद अपडेट करा दूंगा, पर यही नोटिस ये भी है कि आपको 25 तारीख से लेकर पोर्टल आपको खुलेगा, ठीक है। और ईच ग्रुप वाइज हो सकता है सभी ग्रुप का खुले और सभी ग्रुप का ना खुले, ठीक है। तो वो ग्रुप वाइज खुलेगा कि आज आपका खुल रहा है, कल आपका खुल रहा है, या सबका भी हो सकता है बेस्ड अपॉन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द रेस्पेक्टिव एंड द पोस्ट ऑन द सीट ऑफ द इंस्टीट्यूट। The seat and institute will be allocated based upon the merit come choice, ठीक है, और including the order of preference, ठीक। and detailed instruction of for the filling out the choices seat allocation will be published on the website before the commencement of the filling of the choice process। देखो आपको अपनी चॉइस, ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो आप सिलेक्शन होगा, ठीक है, अब आगे, ठीक है, अब इतने लोगों को चॉइस भरने का मौका मिलेगा, ठीक है, डीवी से पहले, होपफुली मुझे लगा डीवी से पहले, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ने का, जो सीट एलोकेशन आपकी होगी, ठीक है, तो जो आपने फिलिंग ऑफ चॉइस करेंगे, ठीक है, और जो सीट एलोकेशन करेंगे मतलब आपके जो मेरिट में नंबर आए हैं, ठीक है, उसके आधार पे एंड जो आप इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करेंगे उसके आधार पे, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जो रैंक बनेगी, ठीक है, तो उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपने रैंक आपने सपोज ऑर्डर वाइज किया है, पहले दिल्ली, पंजाब, बठिंडा, ठीक है, बिहार, ईएसआईसी, तो इस तरीके से 4 किए हैं, और किसी ऑर्डर ने भी यही 4 किए हैं, ठीक है, और उसकी रैंक आपसे ज़्यादा है, ठीक है, और उसके नंबर भी आपके ज़्यादा, ऑब्वियसली तभी ज़्यादा ही होंगे। तो इस केस में क्या होगा, उसको जो उसने अगर पहले इंजरी दी है तो उसको इंजरी पहले मिल जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद अगर आपके और उस पर्सन के बीच में कोई और पर्सन नहीं है ना, तो अगर एम्स दिल्ली में जगह खाली है, ठीक है, और तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं जगह खाली है, दैट इज टू बी लास्ट पोस्ट, ठीक है, जो उस पर्सन ने चूज करी, तो फिर आपको जो ईएसआई जो आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया है तो आपको वहां मिलेगा। तो ये हर इंस्टीट्यूशन का अपनी अपनी बनेगी, ठीक है, और आपके प्रेफरेंस के आधार पर तो ये भी हो सकता है कि पता चले कि एम्स दिल्ली में बहुत कम रैंक वाला पर्सन भी पहुंच जाए और बहुत हायर रैंक वाला भी पहुंच जाए, ठीक है। तो होपफुली देखो ये सीधी सी बात है कि अगर ऑल इंडिया में देखा जाए, पूरी इंडिया में अगर हर कोई ही चाहता है, मोस्टली प्रेफरेंस एम्स दिल्ली लोग करते ही करते हैं, तो इस चीज को माइंड मेकअप करके चलना कि पता चले कि सब लोग एम्स दिल्ली ही अगर फर्स्ट प्रेफर कर लेंगे, तो फिर अगर कोई लोअर रैंक वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एम्स गोरखपुर में निकलती, जैसे निकली तो नहीं है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल एम्स पटना मान लो, शायद एम्स पटना में निकली नहीं है, ठीक है, तो एम्स पटना में अगर उसने फर्स्ट कर दिया लोअर रैंक वाला, है ना, और तो वो पहला बंदा फंस गया, तो उसका सिलेक्शन तो उसमें उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब भी आपका ये आपका जो आपने सीबीटी में मार्क्स गेन किए हैं, ये जो ऊपर रिजल्ट है ये उसका है, ठीक है। अब उसमें और आपके जो इंस्टीट्यूशन आप चूज करोगे उसमें कोऑर्डिनेट करके जो फिर आपकी सीरीज बनेगी, ठीक है, वो आपका फाइनल होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, मैं कांग्रेचुलेट कहूंगा सभी को जितने भी बंदे इसमें लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंडेटरी चॉइसेस है जो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, वो चीज आप देख लेते हैं, ठीक। द कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइसेस, एक्सरसाइज फॉर द चॉइसेस मतलब जो आपका आप फॉर जो चॉइस भरने में अगर आप फेल हो जाते हो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लाइन, ठीक है, विल हैव देयर द कैंडिडेट ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। अगर आप फेल नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सेलेक्ट अपने आप आधार पे जो जैसा नहीं होता, जैसे कहीं पे भी शायद एम्स के फॉरम में ही ऐसा था कि 3 जगह सेंटर अपने हिसाब से भर सकते हो और चौथा ऑप्शन तो एनीवेयर इन द इंडिया वाला था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑप्शन चूज नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको एनीवेयर ऑफ द इंडिया जहां पे भी बचेगा तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा खासा फिल्टर आउट होने वाला है, ठीक है। और यही चीज मुझे थोड़ा सा ऑड वन आउट करती है कि जैसे कि जितनी भी पोस्ट है, अब जैसे कि पूरी रैंक बना ली एक हिसाब से, ठीक है, तो आप कहीं से भी कहीं पे भी पोस्टिंग कर दो, देखो फर्स्ट पोस्टिंग देखो जहां बंदा जहां मिलेगी वहां करता है ये, ठीक है। अब उसकी चॉइस के आधार पे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं अगर हायर रैंक का बंदा जो है, ठीक है, तो वो तो जहाँ पे भी कर देगा, तो उसकी अगर जैसे टॉप 10 में कह रहा हूँ या टॉप 50 कैंडिडेट जो भी है, ठीक है, तो वो जहां पे भी टच कर देंगे उनको वहां फर्स्ट प्रेफरेंस मिल ही जाएगी, ऑब्वियसली है, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, इसमें यही चीज होती है जो रैंक वैंक का चक्कर रहता है ना, तो इसमें यही लफड़ा हो जाता है कि पता चलता है कि एक कम रैंक वाले बंदे को पोस्ट मिल जाती है और हायर रैंक वाले बंदे को हो सकता है ना भी मिले, या तो ये चीज माइंड मेकअप करके चलना। अभी आपको वो पोस्ट लेनी है, कोई पोस्ट कहीं की भी कोई भी पोस्ट बड़ी नहीं है छोटी नहीं है, और दूरी उरी का आप अभी विचार मत करना, ठीक है। आप ये देखना कहाँ पे चांसेस अच्छे हैं आपके सिलेक्ट मतलब आपके होने के, ठीक है, अपनी रैंक के आधार पे, है ना, वो करना, उसको उस स्टेशन में चूज करना। और ध्यान रखना 25 तारीख सही है तो प्रयास 25 तारीख से ही करना। और आज से लेके जैसे कि आज 18 तारीख है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और आपको पास ऑफिशियल नोटिस नोटिस तो होगा ही। अगर आपको नोटिस नहीं होगा तो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप सर्च कर लीजिएगा एम सी आर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप अगर बाई चांस मिस हो गया हो तो उसके लिए कह रहा हूँ, है ना, तो आप उसको फिल्टर आउट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी एम्स में कितनी वैकेंसी थी आपकी कैटेगरी। तो ये अपना माइंड मेकअप करके चलना, है ना। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी गई है कि जैसे कि बहुत सी कैटेगरी जैसे कि ईडब्ल्यूएस होता है, ओबीसी होता है, एससी एसटी जो भी होते हैं, वो अच्छे नंबर ला के वो एज ए यूआर में सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपग्रेड हो जाते हैं। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे ऐसे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो बच्चे ने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया अभी वही शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अभी 127 पे 128 या 127 पे एक पर्सन था जो अनरिजर्व में था, वो सिलेक्ट हुआ। और अभी एक देखा था एक एसटी कैंडिडेट था जो 128 पे सिलेक्ट हुआ था।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप देख लीजिए, थोड़ी सी लेंथी जरूर है पर आपको नॉलेज बढ़िया मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द कैंडिडेट विल द फॉलोट ऑल द क्लेम्स रिगार्डेड द अप्लाइड पोस्ट फॉर इट ऑल द क्लेम्स एंड नो एलोकेशन राइट्स विल बी अवेलेबल एट एनी स्टेज। देखो, अप्लाइड पोस्ट के रिगार्डिंग आप कुछ अपनी तरफ से आप कुछ एलोकेशन राइट्स नहीं है आपके पास, मतलब आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने जो भी आपकी जो भर दिए, ठीक है, फिर आप सोचो, जैसे मैंने अभी सिचुएशन आपको बताई, जैसे कि पता चलता है कुछ जगह लोअर रैंक वाले बड़े आराम से पहुंच जाएंगे और हायर रैंक वाले पता चलते हैं चॉइस के चक्कर में पीछे रह गए। तो वो चीज़ आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मेरी रैंक तो ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे अब वहाँ दे दिया जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो दैट इज टू बी अ चॉइसेस, बड़ा सोच समझ के करना, ठीक है, और स्ट्रेसफुल होकर मत करना, ये भी चीज़ है, क्योंकि स्ट्रेस में हम लोग मोस्टली गलत ही कर देते हैं काम। और कुछ लोग होते हैं जो भाई बहुत स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। If a candidate is called for the choice submission, called for the choice submission, but not submit any choices, there will be excluded from the further recruitment stage and their candidature will be summarily rejected। तो यहाँ पे एक चीज़ ये लिख दी थी, तो यहाँ पे बार बार लिखने का कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर आप चॉइस सेलेक्ट करते हो पर सबमिट नहीं करते हो, ठीक है, तो भी आपका कैंडिडेट रिजेक्टेड हो जाएगा, तो मतलब आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, इफ ए कैंडिडेट सबमिट द चॉइस फॉर द ओनली सम अवेलेबल इंस्टीट्यूशन बट नॉट ऑल, but not for all, they will be considered only for the post institutes and they have been selected and not for the ones they omitted, even if their seat are available। जो मैंने अभी आपको बिना नोटिस को पढ़े आपको बताया, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का आधार बताया था, और वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी पोस्टों में अपनी रैंक मतलब रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी इंस्टीट्यूशन में नहीं चॉइसेस फिल करते हो, ठीक है, कुछ में करते हो या फिर कुछ को छोड़ देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल रेंज के अकॉर्डिंग कि भाई वो मेरे घर से बहुत दूर है, ठीक है, या उस जोन में मैं नहीं जाना चाहता, लाइक दैट, है ना। मैं सभी के लिए सिचुएशन करा, और देखो भाई कुछ अपनी पर्सनल सिचुएशंस भी होती हैं, तो अपने जो भी, और सबकी ग्राउंडेड सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी वो मैंने एक कॉमन कंडीशन बताई थी कि हम लोग केवल एक जोन या एक जस्ट भी कैजुअलिटी हम मना करते हैं, तो वो चीज़ उसके आधार पर मना करा था। तो जो पोस्ट इंस्टीट्यूशन है, अगर उसने बंदे ने चार, जैसे फॉर एग्जांपल 10 चॉइसेस हैं आपको और आपने 4 भर दी हैं, 6 छोड़ दी हैं, या फिर 9 भर दी हैं, एक छोड़ दिया है ना, और अगर ये कहा है कि और फॉर एग्जांपल उन 9 में से आपको कहीं नहीं मिला और यहाँ पे एक जो आपने चॉइस नहीं भरी वहां जगह खाली रह गई, तो ऐसा नहीं है कि भैया आपकी रैंक बहुत अच्छी है, नहीं आपको बुला लिया जाएगा, नो। यहाँ पे एक आ गया, दे ओमिटेड, ठीक है, इवन इफ द सीट इज अवेलेबल, नॉट फॉर द वन दे ओमिटेड, ठीक है, उस एक के लिए आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुला लिया जाए, नो। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको सारे चॉइसेस भरने हैं, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए अपनी तरफ से। बाकी तो राम भरोसे यार, क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे केवल एक यही एक तरीका है जो एमसीआरई का नहीं पसंद। अगर आप लोग को भी नहीं पसंद तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब इसका मेल आएगा तो इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करिएगा कि प्लीज ये प्रोसेस को थोड़ा सेटल किया जाए, क्योंकि ये बहुत से जो एडुकेटेड और जो अच्छे रैंक जो कैंडिडेट ला रहे हैं ना, तो उनके लिए केवल ये खराब है, ठीक है। हमें एक सीरीज बाय आप दे दो, हमसे क्यों चॉइस दिलवा रहे हैं। मुझे तो केवल यही नहीं समझ आता कि इंडिविजुअल दिखाते हैं कि ये एम्स में इतनी निकली, इतनी दिखा दो, पूरी टोटल दिखा दो कि आपके यहाँ 200 वैकेंसी निकली है पूरी ऑल ओवर इंडिया में एम्स में, ठीक है ना। तो 200 वैकेंसी निकली है, 200 वैकेंसी के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दो, ठीक, कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दी, कैटेगरी के हिसाब से पूरा मतलब एग्जाम वगैरह सब कुछ कंडक्ट करके फिर उसी के हिसाब से पूरा सेलेक्ट कर लो, फिर जो जहाँ पे जब पहुंचेगा वहां पहुंच जाएगा। अब भाई रही कि आप लोग कैसे चूज करोगे कि भाई हम कैसे चूज करें कि किसी के लिए कौन सा अच्छा होता है, किसी के लिए कौन सा सकता है। देखो, फर्स्ट ज्वाइनिंग किसी को भी कहीं भी मिलती है वो करता है, ठीक है। दूसरी बात रही आप इंस्टीट्यूशन कैसे चूज करोगे। आपको एम सीधी सी बात है, ऑल इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन की जो रैंक है उसके आधार पर सिलेक्ट कर लो सभी सभी इंस्टीट्यूशन को, सिंपल, ठीक है। होपफुली मेरे ख्याल से जो मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ वो सिचुएशन बहुत सिंपल इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, और मे भी कुछ और सकता है, कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस हो जिनके बारे में मुझे जानकारी ना हो, ठीक है। तो इट्स माय व्यू, ठीक है। अब बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं, एग्री भी हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि ऐसा कुछ करके क्या चीज हो सकती है या फिर और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट वी मस्ट बी लास्ट पॉइंट आप सभी के लिए, ठीक है, ऑल राइट आर रिजर्व्ड ठीक है, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है कहने का मतलब ये आप कुछ भी कर लो, अगर आपका कहीं फॉल्ट पड़ा था या फिर आप किस तरीके से मिसलीड करते हो या फिर किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, और सारे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस के सारे राइट उनके पास है, ठीक है। इसके लिए आप उन्हें किसी भी तरीके से कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते, मेरा मतलब कोर्ट में ही था, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिव्यू द एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है ये वैसे सभी को पता होगी, ठीक है। रिव्यू द एलिजिबिलिटी एज पर द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया एंड अप्लाइंग कैटेगरी इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी फॉर द पोस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर द एक्सरसाइजिंग देयर चॉइस। कहने का मतलब ये है, if the candidate to be found ineligible at any stage due to the age, qualification, experience, category and the certificate on any other condition, ठीक है, there will be candidature is cancelled, ठीक है, even if they have allocated a seat। अब आप सीट एलोकेट कर लेते हो ना तब भी आप सिलेक्टेड नहीं हो, ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है। कैसे, देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एज के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी एंड एनी अदर कंडीशन, कोई भी एनी कंडीशन हो, ठीक है, अगर इनमें किसी भी पांचों कंडीशन में कोई भी कंडीशन के अगर अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हो तो आप सीट एलोकेट कर लो, मतलब जो 25 से 30 तारीख के बीच में मैटर होने वाला है पर 31 तक, है ना, आप वो काम कर लो, तब भी आप नहीं सिलेक्ट हो, नहीं ज्वाइन कर पाओगे।
वो सीन ये है क्योंकि अभी एम्स ने या फिर एम्स जो सीआरई करा रही है उसने आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखे। आपने कहा है कि भाई मैंने पीएचडी कर रखी है वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने कहा ठीक है हमने मान लिया। ठीक है हमने हमने फॉरेन से कर रखा है, हमने मान लिया। ठीक है अब वो कहेंगे कि हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, ठीक है हम एसटी कैटेगरी के हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, ठीक है तो ठीक है ले आउट सर्टिफिकेट दिखाओ। हमने की सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट नहीं है आप हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो नहीं होगा भाई आपका काम। हमें तो प्रूफ चाहिए ना, वो तो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो इस केसेस में आपके जो डॉक्यूमेंट बड़े मैटर करते हैं, तभी क्यों मैं कहता हूँ जब भी फॉर्म भरे उससे पहले अपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें। ठीक है और रही बात आपके सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी, तो एक बात ध्यान रखें स्पेशली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले, और सॉरी मुझे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में की रेंज का नहीं पता है। ठीक है अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखो जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी के दिमाग में कान खोल के सुन ले, अगर आपका सर्टिफिकेट आपके फॉर्म भरने से पहले इशू नहीं हुआ है, मतलब ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो आप वैलिड नहीं हो। ठीक है दूसरा वो 1/4/2024 के बाद का होना चाहिए इशू, तभी आप वैलिड हो। तीसरा वो सेंट्रल द्वारा होना चाहिए। सेंट्रल द्वारा होना चाहिए कैसे जानेंगे, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीधा सीधा लिखा फॉर द अपॉइंटमेंट इन फॉर द इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सीधा सीधा ये पता करने का तरीका है इन तीन चीजें। अगर इन तीन केसेस में आप कहीं पे भी डरा पाएगा जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी तो छोड़ो बाहर में जाना, ओबीसी का तो नहीं ऐसा अभी मुझे कहीं दिख रहा। ठीक है पर ईडब्ल्यूएस का ही मान लेते हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 बेंच में, है ना। तो वो जो कैंडिडेट है तो वो ये सोचे कि मेरा अब वो अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है सही नहीं है या फिर किसी तरीके से उस रेंज डेट की रेंज में नहीं आ रहा है ना, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं तो हम यूआर में आपको भेज दो, नहीं होगा। तो ये चीज़ दिमाग में कान खोल करके तभी फॉर्म भरने से पहले भी आपको एक चीज़ को सचेत करता हूँ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी आजकल देखो सब कुछ हर कोई बंदा प्रिपेयर रहता है। ठीक है तो हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप सीट एलोकेट करने के बाद भी आप सेलेक्टेड नहीं हो, तो इसी का ध्यान रखें। इन केस such the candidate to be treated as a void, ठीक है and therefore the candidate to be should be only selected and the institute if they meet all the eligibility requirement for the request post। ठीक है तो अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो इंस्टीट्यूशन है जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपकी पोस्ट और एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग है या नहीं है, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए ही स्पेशल कंडीशन है, तो वो ये एक तरीके से ये लाइन उनके लिए ही कहूँगा और इसीलिए मैंने ये वीडियो उन्हीं की पोस्ट के रिगार्डिंग के लिए बनाया, उन्हीं की पोस्ट का नोटिस यूज करके कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सी जगह आपने डी फार्मा है, ठीक है डी फार्मा वाले तो हर जगह एलिजिबल है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, है ना, पर बी फार्मा वाले हैं तो वो बंदे को ऑप्शन नहीं मिला था। अब उनको जो ऑप्शन नहीं मिला था और वो बंदे चले जाए, ठीक है कि ऐसी जगह उन्होंने भर दिया था ना, तो अब चले जाए, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन ने कहा था कि हमें डी फार्मा कैंडिडेट चाहिए। ठीक है बी फार्मा के लिए उसने कोई प्रेफरेंसेबल या डिजायरेबल में नहीं लिखा था जैसे कि एम्स दिल्ली ने लिखा था, तो वो किसी अगर एम्स दिल्ली को छोड़ के किसी अदर एम्स को एज ए प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। ठीक है अब मे भी कंडीशन ये हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइनल, ठीक है पर मे भी कंडीशन ये हो सकती है केवल इस आधार पर जो ये लाइन लिखी हुई है, और दूसरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था, और तीसरा जो आपने फॉर्म भरा, तीनों ही बातें हैं और तीनों ही तथ्य हैं रिटर्न में। तो ये चीज का आप ध्यान रखना स्पेशली बी फार्मा कैंडिडेट, डी फार्मा वाले तो हर जगह एलिजिबल है पर बी फार्मा वालों को ये चीज थोड़ी सोच समझ के करनी पड़ेगी, और ये चीज डी फार्मा वालों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा कि उन्हें एक वाइड रेंज ऑफ वैकेंसी का एक स्पेस मिला। ठीक है तो किन किन को खुशी हुई कि बी फार्मा वालों का इसमें एलिजिबिलिटी नहीं हुई, और किन किन को ये लगा कि होना चाहिए था, कि मेरे ख्याल से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है देन यू आल्सो इज एलिजिबल, दैट इज टू बी, अब जैसे कि कह सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पर डिजायरेबल में अगर बी फार्मा है क्योंकि वो हायर एज स्टडी है, ठीक है तो उसको तो होना ही चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में इस राय पे कौन कौन कहा है मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा उसके साथ। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो गई है पर मेरे ख्याल से फुल ऑफ नॉलेज है, नॉलेजेबल है। जय हिंद।